दोस्तों, एक सवाल। अगर तुम किसी बहुत फेमस इंसान से मिलो और उससे पूछो कि आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी कैसी है, तो क्या वो सच बताएगा या वो वही बताएगा जो आप सुनना चाहते हो? यही है इंटरव्यू का सबसे बड़ा सवाल। क्या इंटरव्यू में सच निकलता है रियली में, या सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज? ये चैप्टर है द इंटरव्यू, जो कि दो हिस्सों में है। सबसे पहला, कि जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है, जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू क्या है, कैसे है। और दूसरा जो एक रियल इंटरव्यू है, मुकुंदन लेते हैं किसका? उम्बर्तो इको का। तो वन बाय वन दोनों को ही हम समझेंगे और इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज्यादा आसान करेंगे। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर स्केचेस करेंगे, थीम्स करेंगे, और फिर पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो है हम करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच जो है वो है अम्बर्तो इको का। अम्बर्तो इको इज अ फेमस इटालियन नोवेलिस्ट, स्कॉलर एंड फिलोसोफर। ही इज इंटेलिजेंट, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, विटी एंड हार्ड वर्किंग है। डिस्पाइट हिज बिजी एकेडमिक लाइफ, एक प्रोफेसर होने के बावजूद भी, अपनी एकेडमिक लाइफ में बिजी होने के बावजूद भी, ही राइट्स नोवेल्स सक्सेसफुली, वो नोवेल्स लिख लेते हैं सक्सेसफुली। ही बिलीव्स इन यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस, वो एम्प्टी स्पेसेस, खाली समयों का जो इस्तेमाल है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। दो काम को करने के बीच का जो समय होता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इको इज क्वाइट हम्बल, ह्यूमरस, वाइल एक्सप्लेनिंग हिज अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। हिज सक्सेस, उनका जो सक्सेस है, ये शो करता है कि डिसिप्लिन एंड क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी कैन कोएग्जिस्ट, ये सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स, और ये भी बिलीव करते हैं, दैट राइटिंग नोवेल्स इज एंजॉयबल, और नोवेल्स लिखना कोई बोर्डम नहीं है, ये एक एंजॉयबल काम है एंड इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग। और इस ये लिखने से ना कहीं ये आपकी बुद्धिमत्ता को भी क्या करता है, और ज्यादा इम्प्रोवाइज करता है। तो ये था पूरा अम्बर्तो इको का कैरेक्टर स्केच। अब जो है वो हम इंटरव्यूअर का पढ़ते हैं, जो कि मुकुंदन है। द इंटरव्यूअर इज क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियस है, रिस्पेक्टफुल है एंड वेल प्रिपेयर्ड है। ही आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस अबाउट इकोज लाइफ, इको के लाइफ की बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई राइटिंग हैबिट्स, हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। थ्रू हिज क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवील्स, वो ये रिवील करते हैं कि इको की जो पर्सनालिटी है ना, और जो आइडियाज है, वो उनको रिवील करते हैं। इंटरव्यूअर रिप्रेजेंट्स जर्नलिस्ट, जो इंटरव्यूअर है वो जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि ग्रेट पर्सनालिटीज थ्रू इंटरव्यूज, की ग्रेट पर्सनालिटी क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, वो सारी चीजें जो है ना, मतलब उनकी लाइफ का पूरा कच्चा चिटा लोगों के सामने प्रेजेंट करना। तो यही था उनका काम, और यही होता है जर्नलिस्ट का काम। तो चलिए इसके सारे थीम्स देखते हैं। सबसे पहला जो थीम है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यूज का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, क्यों महत्व रखता है ये? तो ये जर्नलिज्म और लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे हेल्प रीडर्स, रीडर्स की मदद करते हैं ये समझने में थॉट्स, पर्सनालिटी एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ फेमस पीपल। जो फेमस लोग हैं उनकी क्या सोच है, क्या पर्सनालिटी है, लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, तो ये जानने में हमारी मदद करता है। थ्रू इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के थ्रू the public gains insight into ideas, achievements and viewpoint of influential personalities। जो influential लोग हैं उनकी क्या, मतलब उनके आइडियाज क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी की सारी चीजें हमें इंटरव्यूज के माध्यम से ही पता चलता है। इंटरव्यूज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। इंटरव्यूज प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ सेकंड हैंड रिपोर्ट, सेकंड हैंड रिपोर्ट के बजाय रीडर्स है, रीडर्स जो है वो सीधा पढ़ते हैं या सुनते हैं एंड अपने ओपिनियंस बनाते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ओके, दिस मेक इंटरव्यूज, यही इंटरव्यूज को क्या बनाता है, वैल्यूएबल टूल बनाता है फॉर लर्निंग अबाउट कल्चर, सोसाइटी एंड पर्सनल लिव्स फॉर वेल नोन, पर्सनल लिव्स ऑफ वेल नोन फिगर्स। वेल नोन फिगर्स जो है, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस को रियलिटी में पढ़ना और देखने से ही हम, मतलब ये जो इंटरव्यू है ना, वो हमें बताता है, समझाता है, सिखाता है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कि इंटरव्यूज के थ्रू प्राइवेसी में क्या होता है, खलल मच जाती है। मेनी सेलिब्रिटीज फील, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो फील करते हैं
कि इंटरव्यूज इन्वेड देयर प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया जा रहा है, मतलब खत्म की जा रही है इंटरव्यूज के थ्रू। पर्सनल क्वेश्चंस, जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, समटाइम्स मेक देम अनकंफर्टेबल, वो उनको अनकंफर्टेबल बना देता है। एंड एक्सपोज्ड, उन्हें लगता है कि मेरे बारे में हर कोई सब कुछ जान गया है। सम राइटर्स एंड आर्टिस्ट डिसलाइक इंटरव्यूज, इंटरव्यूज को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, बिकॉज दे बिलीव, वो ये बिलीव करते हैं कि सच कॉन्वर्सेशंस इंटरफेयर विद देयर पर्सनल लाइफ एंड क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। कि बहुत लोगों को, बहुत जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो इंटरव्यूज है, ये उनकी लाइफ में ना क्या है, एक इन्वेजन है, एक आक्रमण है, कि उनकी लाइफ का टोटली क्या कर देंगे, उथल पुथल कर देंगे। इसलिए ये मानना है उनका कि ये प्राइवेसी को क्या करता है, इन्वेड करता है, खत्म करता है। पावर ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म की ताकत को शो करता है इंटरव्यू। ये दिखाता है कि टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन थ्रू इंटरव्यूज, जर्नलिस्ट प्रेजेंट आइडियाज एंड पर्सनालिटी टू द वर्ल्ड। दुनिया को जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, उनके आइडियाज और पर्सनालिटी को बताता है, दिखाता है। ये पावर है, मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पावर को बड़े ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्या करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका। इंफॉर्मेशन रिमेन्स ट्रूथफुल, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जर्नलिस्ट के द्वारा, वो क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके बना दिया और बस परोस दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंटरव्यू विद अम्बर्तो इको रिफ्लेक्ट्स इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर नॉलेज की, यानी ज्ञान, क्यूरियोसिटी, कि किसी भी चीज को जानने की चाह, इच्छा, जो डिजायर है ना, वो ये दिखाता है कि किसमें कितना है। इको डिस्कसेस, इको जो है वो डिस्कस करते हैं लिटरेचर को, हिस्ट्री को, राइटिंग हैबिट्स को। हिज आइडियाज, उनके जो आइडियाज हैं वो एनकरेज करते हैं रीडर्स को टू वैल्यू लर्निंग, रिसर्च एंड थॉटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स को क्या कर सके, वो एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं अपने पर्टिकुलर इंटरव्यू के माध्यम से। टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिएटिविटी भी सिखाती है हमें ये पर्टिकुलर इंटरव्यू का जो चैप्टर है। नंबर 2 इको एक्सप्लेन करते हैं दैट क्रिएटिव वर्क कैन बी डन, कभी भी कहीं पर भी किया जा सकता है, एम्प्टी स्पेसेस का इस्तेमाल करके, ऑफ टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करके। इवन इन बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, डेडिकेटली काम करते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं, हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव ग्रेट सक्सेस इन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक फील्ड्स। कि इस माध्यम में, इस फील्ड में होने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हो, ग्रेट सक्सेस पा सकते हो, डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखा करके। जो दो काम को करने के बीच का जो समय है ना, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी से हम क्या सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे और अपने काम को एफिशिएंटली अच्छे से कर पाएंगे। तो ये रहे सारे के सारे जो थे हमारे ये थीम्स थे। आई होप ये क्लियर हो गए हो और इफेक्टिवली इसका आंसर जो है वो आप कर पाओगे। नाउ अब हम चलते हैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ये जानेंगे कि इस स्टोरी में क्या है, कैसे है, क्यों इंटरव्यू को इतना ज्यादा हाइप बनाया है, और क्यों बच्चों में ये थोड़ा सा एक टिपिकल टॉपिक है। तो चलिए इस पूरे के पूरे जड़ को ही क्या करते हैं, खत्म करते हैं थ्रू दिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है वो दो हिस्सों में लिया गया। पहला हिस्सा जो है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, और उन्होंने एक किताब कंपाइल की थी, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, और ये चैप्टर उसी किताब की इंट्रोडक्शन से लिया गया। और दूसरा जो हिस्सा है मुकुंद पद्मनाभन का, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या है, जर्नलिस्ट है, और वो इंटरव्यू किसका लेते हैं, अम्बर्तो इको का। और वो इंटरव्यू इस चैप्टर में दिखाया गया है। कुल मिलाकर के टोटल ये जो चैप्टर है वो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस है, कि जहां हम जानते हैं क्या है, कैसा है, क्यों है, और एक रियलिटी में जो इंटरव्यू लिया गया है वो पर्सनालिटी दिखाई गई है। इंटरव्यू एक बहुत कॉमन चीज है आज के समय पर, टीवी पर, यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह इंटरव्यू है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंटरव्यू की शुरुआत कब हुई? इंटरव्यू की शुरुआत हुई लगभग लगभग 130 साल पहले, 19वीं सदी के आखिर में, और ये शुरुआत हुई इसकी अमेरिका में। सबसे पहले जर्नलिस्ट सिर्फ फैक्ट्स लिखते थे, घटनाएं लिखते थे, लेकिन किसी से डायरेक्टली बात करके उनके विचार, उनकी राय, ये सब नहीं लिखते थे। फिर जो अमेरिकन राइटर्स हैं उनको ख्याल आता है कि क्यों ना डायरेक्टली इन्फ्लुएंशियल पीपल से मिले और उनकी राय जो है ना, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो कैसे सोचते हैं, वो सारी चीजें बताएं, रीडर्स को हम अपने बताएं डायरेक्टली, और यही बना इंटरव्यू। इंटरव्यू आज जर्नलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है।
ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें एक इंसान, एक फेमस इंसान के बारे में सब कुछ जान सकता है, उसकी जिंदगी, उसके विचार, उसके सपने। और यही है इंटरव्यू की ताकत। इंटरव्यू सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और अब ये इतना कॉमन हो गया है कि हम भूल जाते हैं कि ये कितना नया है। लगभग लगभग 130 साल पुराना ही तो है। इंटरव्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक इंसान की उसी के शब्दों में एक तस्वीर बनाता है। आज से 100 साल बाद भी जब वो इंसान नहीं रहेगा, तब भी उसका इंटरव्यू उसकी आवाज को जिंदा रखेगा। इंटरव्यू में देता है लोगों की राय, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो घटनाएं, इंसिडेंट्स हुए, उन सभी को एक परमानेंट रिकॉर्ड के फॉर्म में। और यही है इंटरव्यू की असली ताकत, ये हिस्ट्री बनाता है। अब क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर लिखते हैं, बताते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि हर कोई इंसान जो है ना, वो इंटरव्यू को पसंद नहीं करता है। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल देते हैं रुडयार्ड किपलिंग का, जो कि द जंगल बुक के राइटर हैं। वो कहते हैं कि एक बार उनका इंटरव्यू हुआ था और उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू को क्या कर दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था। किपलिंग ने कहा कि इंटरव्यू एक इमोरल चीज है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहता, यही करता है प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक बना देता है प्राइवेट को, कौन? इंटरव्यू। और ये बात सोचो, जैसे किपलिंग जैसा बड़ा राइटर इंटरव्यू को इमोरल कहता है। दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया कि वीएस नाइपॉल, जो कि एक बहुत बड़े राइटर थे, नोबेल प्राइज विनर थे। नाइपॉल के इंटरव्यू सब्जेक्ट्स, यानी जिन लोगों के बारे में वो लिखते थे, वो उनसे मिलकर रोने लगते थे। क्यों? क्योंकि नाइपॉल की जो राइटिंग थी ना, वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट और ब्रूटल थी कि लोग खुद को पहचान नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि उनकी प्राइवेसी छिन गई। तीसरा एग्जांपल देते हैं लुई कैरोल का, जो कि एलिस इन वंडरलैंड के राइटर हैं। वो भी कहते हैं कि इंटरव्यू से उन्हें भी बहुत ज्यादा नफरत थी। मैं किसी को भी इंटरव्यू देने से मना करता हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ, जर्नलिस्ट अपने तरीके से लिखते हैं उसे नमक मसाला लगा करके, और जिससे उसका मतलब जो है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल बताते हैं कि इंटरव्यू ना एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ ये लोगों को फेमस करता है और दूसरी तरफ उनकी प्राइवेसी भी छीन लेता है। यही है इंटरव्यू का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग की पैराडॉक्स इंटरव्यू एक पैराडॉक्स कैसे है, तो आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हो कि एक तरफ ये लोगों क्या करता है, फेमस करता है, और दूसरी तरफ उनकी प्राइवेसी भी छीन लेता है। इसको एक्सप्लेन करके आगे सिल्वेस्टर बताते हैं कि इंटरव्यू जरूरी है। वो लिखते हैं कुछ लोग इंटरव्यू को एक बहुत वैल्यूएबल चीज भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के बिना हम फेमस लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते, हम उनके विचार नहीं जान सकते, हम उनकी असली पर्सनालिटी नहीं देख सकते। इंटरव्यू एक ऐसा मिरर है जो फेमस लोगों की असली इमेज दिखाता है। वो इमेज उनके पीआर टीम ने नहीं बनाई, किसी पब्लिसिस्ट ने नहीं बनाई है, बल्कि वो इमेज उनके अपने शब्दों ने बनाई है। तो वही जो इंटरव्यू है पूरा ट्रू पोर्ट्रेयल करता है एक पर्सनालिटी का, और इससे वो छुप भी नहीं सकती। तो यही था पूरा का पूरा पहला पार्ट, जिसमें पूरा इंटरव्यू के बारे में बताया गया। अब जो है वो मुकुंद पद्मनाभन उम्बर्तो इको का क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उनसे इंसाइट्स लेते हैं कुछ। तो शुरुआत होती है कि उम्बर्तो इको से। उम्बर्तो इको कौन है? एक इटालियन राइटर है, फिलोसफर है, प्रोफेसर है, और वो सेमियोटिशियन है। सेमियोटिशियन कौन होते हैं? सेमियोटिशियन होते हैं जो साइंस और सिंबल्स को की पढ़ाई करते हैं। भाषा में, कल्चर में, आर्ट में जो हिडन मीनिंग्स होते हैं, उन्हें समझना और समझाने का काम जो है वो कौन करते थे? अम्बर्तो इको करते थे। उनकी एक नोवेल थी द नेम ऑफ द रोज, और बहुत फेमस नोवेल है उनकी, जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड क्या हो गई, फेमस हुई। ये नोवेल थी एक मिस्ट्री स्टोरी। एक मिडिवल मोनेस्ट्री में मर्डर होता है और एक मंक उसे सॉल्व करता है। ये नोवेल जब पब्लिश हुई 1980 में, तो ये एक बेस्ट सेलर बन गई थी। पूरी दुनिया में करोड़ों कॉपीज बने। अम्बर्तो इको एक अकेडमिक प्रोफेसर से एक वर्ल्ड फेमस राइटर बन गए। इको के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से सामने आती है कि जब उन्होंने पूछा कि आप एक अकेडमिक हैं, एक फिलोसफर हैं, आप इतने सीरियस अकेडमिक किताबें लिखी है, तो फिर आपने नोवेल क्यों लिखी, एक मिस्ट्री नोवेल वो भी? तो इको कहते हैं मुझ में ना हमेशा से कहानी सुनाने की इंस्टिंक्ट थी, कि मुझे कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। इको ने एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी बताई कि उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत बिजी इंसान हूँ, हर वक्त काम, लिटरेचर, लेक्चर्स, बुक्स, रिसर्च, इन सब में मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। जिसे अब एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे वो कहते हैं इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस का मतलब होता है
छोटी छोटी जो खाली जगहें होती है ना, वो जब दो कामों के बीच में जो जगह होती है ना, उन्हें इंटरस्टिसेस कहते हैं, कि वो उन इंटरस्टिसेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन कामों को करने में। मैं उन खाली जगहों का यूज करता हूँ जब मैं किसी के फोन का इंतजार कर रहा होता हूँ, वो खाली वक्त, वो इंटरस्टिसेस है। मैं जब ट्रेन में बैठा होता हूँ, वो खाली वक्त। तो इन सभी का इस्तेमाल जो है वो मैं करता हूँ। मेरे दिमाग में ना एक सेक्रेटरी है जो हर वक्त काम करती रहती है, भले ही मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो मुझे जरूर बता देती है कि कौन सा खाली समय है और मुझे क्या करना चाहिए उस समय। मैंने अपनी नोवेल द नेम ऑफ द रोज इन्हीं इंटरस्टिसेस में लिखी, उन छोटे छोटे खाली वक्तों में। तो अब मुकुंद पूछते हैं कि आपने नोवेल लिखना शुरू कब किया? तो इको ने बताया कि एक दिन इको के मन में एक इमेज आया, एक मंक की इमेज। मंक एक मिडिवल मोनेस्ट्री में। इको ने सोचा कि इस मंक को पॉइजन देकर मारना है हमें। ये एक बहुत ही सिंपल थॉट था, लेकिन इसी से पूरी नोवेल जो है ना वो बनी। अब उन्होंने उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना, क्रिएटिविटी कैसे काम करती है, एक छोटे से थॉट से, एक छोटे से इमेज से उन्होंने, मतलब कैसे एक छोटे से थॉट से, एक छोटे से इमेज से पूरी दुनिया बन जाती है, इस चीज को देखा। उस नोवेल के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी, उस जमाने की भाषाएं सीखी, मोनेस्ट्रीज के बारे में जाना, तब जाकर उन्होंने पूरी की पूरी नोवेल जो है वो लिखी। जब आपकी नोवेल इतनी फेमस हुई ना, तो आपको कैसा लगा? मुकुंद पूछते हैं। इको ने जवाब दिया कि ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग था। मैंने जब वो नॉवल लिखी थी तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही कम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इससे मुझे ये भी पता चला कि जो लोगों में मिथ है कि लोगों को, रीडर्स को आसान भाषा ही समझ में आती है, तो ऐसा नहीं है। इस नोवेल की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया। तो मुझे तो यही लगा शुरू में कि वो बहुत कम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये नोवेल बहुत डिफिकल्ट थी। इसमें लैटिन था, मिडिवल हिस्ट्री था, फिलोसफी थी। इगो ने सोचा था कि लगभग 10,000 कॉपीज भी नहीं बिकेंगी इसकी, लेकिन करोड़ों कॉपीज बिक गई। मुझे यकीन था एक बुक फेल होगी, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो फेल एक्चुअल में नहीं हुई। दोस्तों, ये बात जरा हमें सोचने वाली है कि दुनिया के सबसे फेमस राइटर को अपनी सबसे फेमस बुक के बारे में यकीन था कि वो फेल होगी। यही है क्रिएटिविटी का पैराडॉक्स। जब तुम जेन्युइनली कुछ बनाते हो, तो तुम्हें नहीं पता कि दुनिया उसे कैसे रिसीव करेगी, और कभी कभी तुम्हें मतलब दुनिया जो है ना वो सरप्राइज कर देती है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो उसको करते रहिए, ये ना सोचे कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है। तो मुकुंद आप पूछते हैं कि आप एक साथ एकेडमिक राइटिंग भी करते हैं, फिक्शन भी लिखते हैं, ये दोनों इतने अलग हैं, तो आप इसे मैनेज कैसे करते हैं? तो वो कहते हैं कि मेरी जो नॉवेल्स है ना, ट्रेडिशनल नॉवेल्स नहीं है, उनमें फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, सिमियोटिक्स है। यानी जो मेरी नॉवेल्स है उनकी एकेडमिक थिंकिंग का ही पार्ट है। जैसा वो सोचते हैं ना वैसा ही वो है, एक क्रिएटिव फॉर्म है। मेरे लिए एकेडमिक राइटिंग और फिक्शन दो अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज के दो रूप है। वो चीज आइडियाज को एक्सप्लोर करना, जो मैं सोचता हूँ वही मैं चीजें लिखता हूँ, कभी थीसिस के जरिए, कभी स्टोरी के जरिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इको कह रहे हैं कि आर्ट और साइंस, क्रिएटिविटी और लॉजिक, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाकर के कुछ बड़ा बनाया जा सकता है, और उन्होंने वही किया है। अब मुकुंद पूछते हैं कि जब आपकी नोवेल इतनी फेमस हुई, तो क्या आपको लगा कि आपकी आइडेंटिटी बदल गई है? जब आप राइटर हैं या प्रोफेसर, आप अपने आप को क्या बुलाना चाहेंगे? तो जो अम्बर्तो इको है वो कहते हैं कि मैं अभी भी अपने आप को प्रोफेसर ही बुलाना चाहूंगा। एक ऐसा प्रोफेसर जो संडेज को क्या लिखता है, नोवेल्स लिखता है, और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है, जो अम्बर्तो इको का पूरा इंटरव्यू है, ये हमें बताता है कि हमें खाली समय का सदुपयोग जो है ना वो करना चाहिए, और अपने अंदर के ऑथर, जो हमारे अंदर का जो एक राइटर है, उसे कभी मरने नहीं देना चाहिए। इसके बारे में एक और थ्योरी कहते हैं कि जब कोई भी राइटर या कोई भी ऑथर, अम्बर्तो इको ऐसा कहते हैं कि जब कोई भी राइटर या कोई भी ऑथर कोई चीज लिखता है, तो उसे उस समय मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए इन द सेंस कि जब उसने एक बार उस चीज को लिख दिया ना, तो अब जो चीजें लिखी गई है वो राइटर्स की हो गई। हर राइटर, सॉरी, हर रीडर जो है ना, राइटर्स की नहीं, रीडर्स की, कि जो हर रीडर जो है वो उस थ्योरी को, उस पर्टिकुलर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा। तो इसमें जो राइटर है उसका पर्सपेक्टिव तो खो गया। तो इसीलिए कि कोई भी ऑथर या कोई भी राइटर जब कोई चीज लिख देता है तो वो मर जाता है। यानी जिस पर्सपेक्टिव से लिखा था ना उसने, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसा
अम्बर्तो इको का मानना होता है। इंटरव्यू के एंड में मुकुंद पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। इको कहते हैं कि हमेशा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम मैं करता हूँ और एक एक साथ एकेडमिक पेपर्स भी लिखता हूँ, नोवेल्स भी लिखता हूँ, एसेज भी लिखता हूँ और ये सब उन्हीं इंटरस्टिसेस में करता हूँ। इको की पूरी लाइफ जो थी वो फिलॉसफी थी, टाइम वेस्ट मत करो, हर छोटे से मोमेंट में कुछ ना कुछ करो और जब तुम कंसिस्टेंटली ऐसा करते हो तो रिजल्ट्स आते हैं, करोड़ों कॉपीज बिकती है, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है। अमर तो इको की जिंदगी से एक बात तो सीखने को मिलती है। वो कहते थे कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैंने वो वक्त ढूंढा जो नजर नहीं आता उन इंटरस्टिसेस में। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में भी वो इंटरस्टिसेस है, वो 5 मिनट जब तुम बस का इंतजार कर रहे हो, वो 10 मिनट जब तुम खाना बन रहा हो, तुम इंतजार कर रहे हो, उस वक्त का इस्तेमाल करो। क्योंकि ईगो ने भी उन्हीं मोमेंट्स का इस्तेमाल किया और एक ऐसी दुनिया बनाई जो करोड़ों लोगों ने पढ़ी। तुम भी बना सकते हो। तो आई होप ये पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पसंद आया हो एंड कोई भी डाउट जो है वो नहीं बचा हो। तो अच्छे से आप एग्जामिनेशंस में अपीयर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कर सको, आप टैकल कर सको और उन्हें अच्छे से लिख सको इस वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।